लॉन्ग मार्च करेंगे, ना पार्लियामान में हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे। तो आपस में गप करने के लिए तो हमने PDM नहीं बनाया। नाजायज हुकूमत के खिलाफ और एक नाकाम हुकूमत के खिलाफ कौम एक हो गई थी और PDM कौम की आवाज बन गई थी। उसमें रहना डालने से किसको फायदा मिला है? क्यों उनका एक नाजायज हुकूमत के साथ मफादात शरीक हो गए हैं? पार्टी तो बिलावल साहब ने पहले ही नवाज शरीफ साहब के हवाले कर दी थी, बल्कि मरियम नवाज ने PMLN पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी। वो तो बाद में मुझे लगता है कि कोई तलाक हो गई थी, अदरवाइज़ तो दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे, बट्टा सट्टा हो गया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब का असल काम भी यही है, वो नकाह वगैरह कराया करें, सियासत तो उनके काम का नहीं है। हो सकता है पीपल्स पार्टी का एक अपना नुक्ता नज़र है, हो सकता है उनका नुक्ता नज़र ठीक हो, लेकिन हमारा एक अपना नुक्ता नज़र था। अगर उस मरहले पे लॉन्ग मार्च और उसके बाद पूरी अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट से बाहर आ जाती, मैं दावे से कहता हूँ आज हम इलेक्शन में होते। हम ना कहीं जा रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको गिराया जाए। अपोजिशन जमातों में हिम्मत नहीं है आपको गिराने की, ताकत नहीं है कि वो साथ मिलकर आपको गिराएंगे। तो इंतखाब होंगे, हम इंतजार करेंगे। अगले साल 5% और उससे अगले साल 6% की रफ्तार पे हम मईशत को तरक्की दिलवाएं। 85 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार है। ये पाकिस्तान की हकीकत है और ये पाकिस्तान का तारीख का एक सैड रिकॉर्ड है। पाकिस्तान का वजीर आज़म का कोई ताल्लुक आम आदमी से नहीं है। वो कहता है कि मुश्किल वक्त खत्म, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वफाक में और सूबे में हम बासानी ये बजट जो है वो मंजूर होगा। इस वक्त मुल्की सियासत में इल्जाम तराशियों, करप्शन और एहतसाब से ज्यादा मुआशी तरक्की और अवाम के बेहतर वक्त शुरू होने पर बहस जारी है। हुकूमत का दावा है कि रवा बरस बजट अवाम दोस्त होगा और बाआसानी मंजूर कर लिया जाएगा, जबकि अपोजिशन हुकूमत के मुआशी आशारियों को गलत करार देते हुए बजट मुस्तरद कराने के पर तौल रही है। हुकूमत और अपोजिशन की इस रस्साकशी में क्या बजट अवाम दोस्त होगा या अवाम पर बोझ, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के चंद अहम सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान का पहला सवाल है, क्या पीपल्स पार्टी और PDM की बजट के हवाले से हिकमत अमली एक होगी? आज का दूसरा सवाल है, क्या पीपल्स पार्टी ने PDM में वापसी के तमाम ऑप्शंस खत्म कर दिए हैं? जबकि आज का तीसरा सवाल है, हर तरफ बजट का शोर, आने वाला बजट अवाम दोस्त होगा या अवाम पर बोझ? तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा वक्त देने के लिए। मैडम, बजट सेशंस तो शुरू होने वाले हैं परसों से, क्या लाए अमल होगा पीपल्स पार्टी का ऐवान में बजट की मुखालफत में? जी बिल्कुल, हमने आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा एको है, लेकिन हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर चेयरमैन बिलावल की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और उनका रोज़ बजट के हवाले से इक़्तिसादी बदहाली जो मुल्क में है उसके हवाले से स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। हमारा एक बहुत वाज़ेह इसमें मौक़िफ़ है कि पार्लियामान में जितना भी हम मुअस्सर तरीके से, चाहे वो नेशनल असेंबली में हो या सेनेट में, ख़ास तौर से नेशनल असेंबली में क्योंकि वहाँ उसकी वोटिंग होती है, एक हम मजबूत और मुअस्सर अपोजिशन बने जो ना सिर्फ हुकूमत को का एहतसाब करे, उनकी ऑडिट करे, उनको अकाउंटेबल करे, मगर ये भी उनसे पूछे कि आपने जो ये अदाद और शुमार आप लेके आए हैं और जो IMF से आप डायरेक्टली लेके कट एंड पेस्ट करके चला रहे हैं बजट को और मुल्क को, तो आप नीचे ज़मीन पर जो तजाद है, जो लोगों के साथ कमर तोड़ एक इन्फ्लेशन है और जो बेरोजगारी है ज़मीन पे, जो अक्सर और बेशतर IMF की एक्सट्रीम पॉलिसी से आता है, आप क्यों नहीं आ रही है और आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? और फिर हमारी कोई स्पेसिफिक टैक्सेशन और दूसरे हवाले से डिमांड्स भी होंगी जो मैं यहाँ रूनुमा नहीं करना चाहती, वो हमारे चेयरमैन। अच्छा, टैक्सेशन के हवाले से आप जिक्र कर रही हैं, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि गैर ज़रूरी टैक्स ना लगें, फिर IMF को लेकर भी अब फाइनेंस मिनिस्टर ने तो क्लियर कर दिया है कि टैक्स पर टैक्स भी नहीं लगेगा और IMF की जो सख्त शराइत हैं वो भी नहीं मानेंगे। तो क्या फिर आपको भरोसा नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर से यकीन दहानी पर, फिर भी मुखालफत करेंगे बजट की?
नहीं, देखिए पहले बजट प्लेस हो जाए। मैं नहीं कह रही कि हम ऑपोजिशन दर ऑपोजिशन करेंगे, लेकिन इन्होंने 3 साल 1000 दिन गुजार दिए हैं, मुल्क को इस नहज पर ले आए हैं कि इतना कर्जा हो चुका है। आप देखिए कर्जा जितना है वो और कभी किसी दौर में नहीं हुआ, और फिर ये नहीं समझ आ रहा किसी को कि ये कर्जा जात कहाँ से वापस पे होंगे। ये मतलब 10 गुना ज्यादा इन्होंने कर्जा लिया है जो किसी हुकूमत ने नहीं लिया। आप पिछली हुकूमत को छोड़ लें, आप किसी हुकूमत की भी बात कर लें। और ये भी मैं बिल्कुल मुनासिब बात इस तरह कर रही हूँ कि देखिए IMF प्रोग्राम हर हुकूमत ने किया है, ऐसा नहीं है। 20 से ज्यादा IMF प्रोग्राम हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी जिन्होंने कंप्लीट भी किए और सहूलत दी, अवाम को तकवीयत दी, BISP जैसे प्रोग्राम शुरू किया। अब आपको एहसास प्रोग्राम ब्रांड नाम भी बदल रहे। देखिए ये अजीब व गरीब सूरत हाल है जहां अवाम को तकवीयत तो छोड़ो, एक चक्की में पीसा जा रहा है बेरोजगारी और महंगाई के, और फिर कहा जा रहा है कि नहीं जी हमारी ग्रोथ की शरह ठीक है। अभी ग्रोथ इज नॉट ऑलवेज, सप्लाई साइड आर्ग्यूमेंट हमेशा नहीं बन सकता। और अगर ग्रोथ आपको नजर आ रही है तो वो एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो आपसे स्टेट बैंक कुछ और कहता है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कुछ और कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कुछ और कहती है। 5 इनके FBR चीफ्स बदल चुके हैं, रिवॉल्विंग डोर है, इनके मिनिस्टर्स इतने बदल चुके हैं, तो हमें नहीं पता इनकी बजट के कोई मायने भी हैं। इसके बाद मिनी बजट भी आएगा फौरन। आप देखें गैस बिजली के नर्ख अब इतने खौफनाक हो गए हैं, जो यूटिलिटीज होती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर को अफेक्ट करें, चाहे वो आपके वाटर पंप को अफेक्ट करें। खुर्दोनोश अशिया खुर्दोनोश बिल्कुल अनअफोर्डेबल हो गए। जमीन पे आप अपना कैमरा लेके निकल आए, आप देखेंगे लोगों को, लोग कपड़े फाड़ रहे हैं, कह रहे हैं आपके जेबों में 500 है तो हम चोरी करेंगे, हम निकालेंगे। ये ऐसा नहीं है कि लोग हमारे बदनीयत हैं या चोर हैं, नहीं है। पाकिस्तानी अवाम बहुत पेशेंट है, लेकिन उनकी रेजिलियंस पर आप, उनकी पेशेंस और उनकी टॉलरेंस पर कब तक आप इस तरह एतमाद करेंगे? आपने लोगों को उम्मीद के अलावा कुछ जेब में डिस्पोजेबल इनकम देनी होगी ना। आपने इतना और जो मैं टैक्सेशन के हवाले से कहना चाहती हूँ, देखिए टैक्सेशन के हवाले से क्या होता है, यहाँ सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, फ्यूल लेवीज लगती हैं, इनडायरेक्ट होती हैं, गैस पे इनडायरेक्ट होती हैं, विथ होल्डिंग टैक्सेस लगते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारे टैक्सेस। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है मेरे भाई, वो गरीब पर 10 गुना ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, मैं एक चीनी का किलो लेती हूँ जिस पर ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स आ चुका है थ्रू फ्यूल, थ्रू एवरीथिंग, थ्रू एवरी इनपुट जो एग्रीकल्चर में जाता है। तो आपने जो और मैंने जो खरीदा है बैग, और आपका ड्राइवर जो खरीद रहा है बैग, उसके लिए वो तो उसका इनकम से 20,000 भी नहीं है, तो वो उस वक्त उसको 1,000 रुपए का चीनी का किलो कितना महंगा पड़ेगा, और मुझ पे कम महंगा पड़ेगा। यू सी दैट इज द वे इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्क। तो हम कहते हैं कि भाई आप टैक्स नेट बढ़ाएं, उल्टा आप अपने अशराफिया को, अपने दोस्तों को टैक्स एमनेस्टी पे एमनेस्टी दिए जा रहे हैं, कभी सीमेंट इंडस्ट्री। सो दिस इज नॉट ओके। इस वक्त पैंडेमिक के बाद गुर्बत का हाल इतना है कि अमेरिका भी पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम कर रहा है, जो नहीं करता कभी। ये कहता है ये सोशलिस्ट चीज है, पर उनका क्या जॉब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम क्या है? आपने जो बाइडेन का पढ़ा है वो बिल्कुल वही है, स्टिम्युलस के बहुत आगे। वो इकोनॉमी में पंप कर रहे हैं पैसे, पब्लिक वर्क्स कर रहे हैं, और अब हुकूमत, उनकी रियासत जो है सबसे बड़ा एम्प्लॉयर हो गई है। यहाँ हम सबको बरतरफ कर रहे हैं। पैंडेमिक आए, पैंडेमिक गए, लोगों के चूल्हे बंद हो गए, किसी के गैस की अदम फराहमी की वजह से, शेर रहमान साहब, अवाम के ये जो मसाइल हैं जो आपने गिनवाए भी हैं, अब इनके हल के लिए तो एक मजबूत अपोजिशन की जरूरत है, जिसका जिक्र आप भी कर रही थी। PMLN सेनेट में गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर नहीं मानती, तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें, तो क्या आप कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में इकट्ठे मजबूत अपोजिशन करेंगे? देखिए जो हमारे साथ पार्लियामान में, देखिए हमारा हदफ ना भी जमात है, चाहे वो हरीफ हो या दोस्त हो, हमारा हदफ सीधा ये सिलेक्टेड सरकार है जो मुल्क में तबाही फेर रहा है। अगर इन्होंने ऐसी बजट लाई है, और जाहिर है अब बजट जो भी लाए उन्होंने तो तबाही फेर दी ना मेरे भाई, तो जाहिर है अगर नून लीग वाले और शहबाज शरीफ साहब मुअस्सर
ऑपोजिशन करना चाहते हैं तो क्यों हम उनके पैर हिलाएंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, बल्कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। सेनेट में तो हम हरावल दस्ता होते हैं ऑपोजिशन का रोज, और जो ऑपोजिशन जमाते हैं जिन्होंने तनकीद किया था हम इसके साथ नहीं करें, वो सब खड़े होते हैं सॉलिडली। ये तो कोई बात ही नहीं होती कि पार्लियामान जो तो शरीन अमान साहब, पीपल्स पार्टी ने तो इल्जाम लगाया था पीएमएलएन पे हुकूमत की सहूलतकारी का, तो अगर पीडीएम में रहते हुए पीएमएलएन ने हुकूमत की सहूलतकारी की पीपल्स पार्टी के मुताबिक, तो क्या बजट में नहीं करेगी पीएमएलएन हुकूमत की सहूलतकारी? फिर देखिए, ये तो हमें तभी पता चलेगा, हम किसी की तर्जुमानी नहीं कर सकती सिवाय पीपल्स पार्टी की जी। तो जब बजट में वो, अगर मैं समझती हूँ मौसर अगर ऑपोजिशन कोई भी बनना चाहे तो हम क्यों नहीं साथ देंगे। हम इसमें अपनी अना का मसला नहीं बना के खड़े हो जाएंगे ना। सियासत अना पर नहीं की जाती, सियासत की जाती है अवाम की जवाबदेही के हवाले से कि आपने लोगों को जवाब देना है कि आपने पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आए हैं। और पीपल्स पार्टी के लिए पार्लियामेंट जो है वो सबसे अहम फोरम होता है, ये इसके बाद कोई फोरम नहीं होता, यही होता है जहां आप इलेक्ट होके आते हैं और नुमाइंदगी करते हैं। तो हम इतना तो नहीं कर सकते कि अपने ईगो, ठीक है हमें भी बहुत चीजें बुरी लगती हैं और वो हम पार्लियामान के बाहर बिल्कुल टिका के जवाब भी देते हैं, लेकिन जहां अवाम के किसी भी कट मोशन नहीं डाला, जरूर हर चीज होगी और हम किसी को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे कि आप खड़े इंतजार में कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगी करेगी, हाउसिंग हो, बेरोजगारी हो, इन्फ्लेशन हो, कर्जे जो लिए हैं वो आपने अपने मुस्तकबिल को इतना मकरूज कर दिया कि किसी के लिए अब मुश्किल होगा ये पीछे हटाना। 175,000 मतलब 2.25 लाख हर पाकिस्तानी अब मकरूज हो चुका है, मतलब पैदा होते हुए मकरूज है। तो हम नहीं कुछ कहेंगे इसके बारे में और हम कहेंगे नहीं शहबाज शरीफ ने भी ये कह दिया तो हम उनकी मुखालफत करेंगे, नहीं, हम करेंगे मुखालफत इश्यूज पर और वो इश्यूज वाजे हमें हैं बजट के लिए। ठीक है, बल्कि हमने तो नून लीग से कहा था आप इन पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं कि तो पैर हिले हुए। शरीन अमान साहब, जब पीडीएम में इख्तिलाफात का आगाज हुआ तो बिलावल साहब को और पीपल्स पार्टी को मरीम नवाज साहिबा की जो सियासी लाइन थी उससे इख्तिलाफात थे, शहबाज शरीफ से बातचीत का इम्कान फिर भी ओपन था, लेकिन अब तो बिलावल साहब ने नवाज शरीफ साहब पर भी तनकीद की, शहबाज शरीफ साहब पर भी तनकीद की, तो क्या पीपल्स पार्टी के पीडीएम में वापसी के रास्ते सारे बंद आपने कर दिए? पीडीएम तो हमने पहनाया था, वी बानी थे और ये पिछली बजट से शुरू हुई थी जद्दोजहद। चेयरमैन बिलावल ने बार बार कहा कि भाई हमें एक जॉइंट ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, क्यों हम अलग अलग खड़े और हमें इसको मौसर बनाना चाहिए, तो तब पीडीएम बनी थी। अब जब हम उसमें है नहीं, हमने इस्तीफे दे दिए हैं क्योंकि उन्होंने, आपको वो स्टोरी में अब दोहराना नहीं चाहती, इट्स इररिलेवेंट टू अस फ्रैंकली। तो पीडीएम हमारे लिए वी विश एवरीबॉडी वेल, मैं तो ये कहूंगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमने स्प्लिट किया है। जो स्प्लिट करना चाहता है, आपको दीवार से लगाना चाहता है, इस्तीफे कहाँ दिए किसी ने? मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहती, सबके सामने है जो हुआ और जो नहीं हुआ। जो नहीं हुआ भी वो भी सबके सामने है ना। तो और दूसरी कोई जमात डिक्टेशन किसी को नहीं दे सकती ना। मैं चार्जशीट अपनी जमात में ही दे सकती हूँ या मुझे कोई दे सकता है, आप बाहर से मुझे चार्जशीट नहीं दे सकते कि मुझे आपका एक्शन अच्छा नहीं लगा। वी आर नॉट आंसरेबल टू यू। जमातें ARD में भी मैं रही हूँ, उसमें कभी ऐसा नहीं होता था, हम सबको साथ लेके चलते थे, एक दूसरे के साथ हम आहंगी होती थी और अगर कोई डिसएग्रीमेंट्स होते थे तो वो अंदर खाने अग्री होते थे। उस पर ये नहीं होता था कि भाई आपको हमने दीवार से लगा दिया, आज हम आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, आप रिजाइन करें। पार्लियामान ही वो फोरम है और हम बार बार देखिए, बाय इलेक्शन भी हमारी वजह से ही आए लड़ने और PTI को मुक्की खानी पड़ी, फिर सेनेट इलेक्शन भी हमारी वजह से आया, वहां भी उनको ऑपोजिशन हुई, नेशनल असेंबली में यूसुफ रजा ने उनको डिफीट किया। आप क्यों टेल मी कि कौन सा ऐसा फोरम है? हम ना इलेक्शन के बॉयकॉट में बिलीव करते हैं, ना हम पार्लियामान को एकदम छोड़ने में। ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हमारे लिए बहुत बड़ा न्यूक्लियर ऑप्शन होता है और न्यूक्लियर ऑप्शन जब इस्तेमाल होता है तो सारा सिस्टम तबाह होता है, सारा एक बंदा नहीं तबाह होता, सब तबाह होते हैं। शरीन अमान साहब, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि अगर अपोजिशन लीडर पंजाब से हो तो जमानत मिल जाती है, सिंध से हो तो जमानत नहीं मिलती। क्या हुकूमत सिर्फ पीपल्स पार्टी को इंतकाम का निशाना बना रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी को तो एक खास प्यार लग रहा है ना, वो तो भाई आप देखें हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन साबिक का क्या हाल है, खुर्शीद शाह का 21 माह हो गए। मैं अदालत गई थी, समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। और जिस तरह नैब उनको अंदर रखना, जो नैब कल कह दे
कि भाई तहकीकात हमारी खत्म हो गई। तहकीकात 21 महीने लगती हैं। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी तहकीक है जो 21 महीने लग रही है, और कौन सा वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं कि आप तहकीकात नहीं कर सकते। तो मैं ये कहूँगी जो, और जरदारी साहब अदालत में यहाँ बैठे हैं, मुल्क से बाहर नहीं गए, सारे के सारे यहाँ बैठे हैं। फरियाल बीबी रात को उन्होंने चांद रात को उनको घर से उठाया, वो कोई मुल्क से बाहर गई है। सो लोग दीजा ये तरीका नहीं होता है आर्मर्ड व्हीकल्स में लेके फिर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ तो हमेशा एहतसाब की अदालत ही पीपल्स पार्टी के लिए क्रिएट हुई थी, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरे जो कहें करें। और बिलावल साहब जो बात कर रहे थे चेयरमैन हमारे, वो दोहरे मयार की बात कर रहे थे। उनके जो एडवाइजर्स हैं और मतलब अपनी अपनी ड्यूल नेशनैलिटीज लेके दिखा के एयरपोर्ट पे बाहर भाग जाते हैं, ये कैसे हो रहा है आप मुझे बताएं। बनी गला रेगुलराइज हो जाता है और बाकियों को होमलेसनेस का सामना करना पड़ता है, मतलब बेघर कर दिए जाते हैं। तो ये कौन सी बात हो रही है? जाहिर है मुल्क में दो मयार हैं। अब शहर साहब यूँ लगता है कि जो पीडीएम के इख्तलाफात हैं उनसे गवर्नमेंट रिलीव लगती है। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में शादी चली नहीं, तो इन इख्तलाफात का फायदा किसको हुआ? ना शादी थी, ना कभी शादी थी, ना कोई तलाक उसकी वजह से हुई है। हुआ सूरत हाल ये है कि ये हुकूमत वक्त मैं किसी मिनिस्टर का भी नाम नहीं लूंगी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दे आर नॉट वर्थ दैट। इनका काम है पूरे दिन गाली गलोच का कारवान जाए रखना। इनसे पूछे काम कब हो रहा है, काम किधर हो रहा है पाकिस्तान में? ये फीते काटते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स पर और फ्लैग्स लगाते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स पर, और फिर कहते हैं हमने एहसास BISP प्रोग्राम पे फ्लैग लगाते थे एहसास की, और फिर पूरे दिन इनके मिनिस्टर्स बैठे होते हैं टीवी पे गाली गलोच करते हुए, नैरेटिव। ये इनका सिर्फ बयानिया काम है। फौज इन्होंने रखी हुई है स्पोक्स पर्सन की, और नीचे पाकिस्तान को दीमक की तरह महंगाई और इनकी पॉलिसीज और अदम ऑर्गेनाइजेशन, इनकी इनएबिलिटी। देखिए ये सूबों से बात नहीं करने, पानी पर अब जंगें होने वाली हैं, लेकिन ये इनसे कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज एक हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट का सबसे पहला जो टेस्ट होता है, जो इम्तिहान होता है इफादियत का, वो होता है कन्वीनिंग पावर, यानी कि आप सबको साथ लेके चल सकें ताकि आप ना वो क्लाइमेट एक्शन की पॉलिसी बना सकते हैं। वो बातें कर रहे हैं, आज एनवायरनमेंट डे है, कुछ नहीं कर सकते। दुनिया से बाहर बात कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे साथ क्लाइमेट इंजस्टिस हुआ, बहुत अच्छी बात है। अब मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं भाई? आपसे वाटर पॉलिसी तो एक तश्कील नहीं हो रही जो सालों से पड़ी है, एक दफा उसकी मीटिंग नहीं हुई है। आप CCI नहीं कर पा रहे। सिंध आपको खत पे खत लिख रहा है कि हमारे ये हुकूक तलब हो रहे हैं। KP की सारी जो खैबर पख्तूनख्वा जो इनके अंडर रहा है कितने साल, उसकी सारी पॉवर्टी इंडेक्स कहाँ तक पहुंच गई है, उसकी हेल्थ इंडेक्स कहाँ सबसे बदतरीन है। तो जो सूबा इनके अंदर है वो सबसे बदतरीन है, और सिंध की इंडेक्सेस बेहतर होती जा रही हैं। हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें अपना परफॉर्मेंस बेहतर करना होगा। हम टीवी पे बैठ के पूरे दिन प्रेस शहर रहमान साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने दावा किया कि हम कराची में तारीख साज जलसा करेंगे, ऐसा कभी कराची की तारीख में हुआ नहीं। आपको लगता है कि PDM इतना बड़ा जलसा और कामयाब जलसा कर पाएगी कराची में? भाई वो हमने तो लॉन्ग मार्च की बड़ी तैयारियां की थी, एंड PDM का मुझे, वी आर नॉट डिस्कसिंग PDM। वो उनसे आप पूछे ना तारीख साज करना है, कैसा करना है, बेशक करें, बहुत अच्छी बात है, क्यों ना करें। लेकिन हम तो अपनी लॉन्ग मार्च की तैयारी लेके आए थे जब हमें कहा गया नहीं आपने लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफा देना उसी दिन। क्यों भाई, बाकियों ने क्या तैयारी की हुई है? सो वी आर फाइन, हम अपना एहतजाज करते रहेंगे और हम नाअहल हुकूमत को गिरा के ही रहेंगे। इनका टर्म नहीं, इस तरह जो वो कर रहे हैं अवाम के साथ, ये ऐसा ना हो कि पाकिस्तान इससे वापस ना आ सके। हर इदारा तबाह किया जा रहा है, हर इदारा तबाह किया जा रहा है। मैं उसमें पूरा प्रोग्राम आपके साथ चेक कर सकती हूँ, चाहे वो PIA को क्रैश कराना हुआ, चाहे वो, मैं नहीं कह रही उनकी हालत पहले खस्ता नहीं थी, मैं गलत बात नहीं करूंगी, मगर मैं ये कह रही हूँ जिस हालत पे आप ले आए हैं, EU फ्लाई नहीं कर सकता, सब चुप बैठे हैं। आप PIA पे प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे मेरे साथ? आप PTDC पे क्यों नहीं प्रोग्राम कर रहे? टूरिज्म बात करते, सारे PTDC तो बंद कर दिए इन्होंने, सारे एम्प्लॉयज को कोविड में इन्होंने बाहर निकाल दिया है बगैर बेनिफिट्स के। आप स्टील मिल का हाल देखें, बजाय इसमें इन्वेस्टर ढूंढें, आप सब बरतरफियां और उसकी जमीन पर पीछे आंख रखे हुए। आप सिंध के जो अच्छे अस्पताल हैं जो काम कर रहे हैं उनको टेक ओवर करके खारिज करना चाहते हैं। तो ये कैनिबलाइज कर रहे हैं इदारों को भी और पाकिस्तान को भी। आई एम सॉरी टू से,
अगर नहीं करना है तो बैठ के काम करें बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के। हम लोग काम में बिजी होते हैं, चाहे वो पार्लियामान में हो, कमेटियों में हो, या ये फोरम्स होते हैं, आप इलेक्ट होके इनमें काम करें। काम करने की ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहब, हमारे साथ आप मौजूद थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मामले में मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रही थी। इसी इशू पर बात करेंगे, बजट अवाम दोस्त होगा या अवाम पर बोझ होगा, इस ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मामले ख़ुसूसी बराए सियासी इब्लाग़ियात रवाबित जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गिल साहब, हमारे प्रोग्राम में ज़रा खुशखबरी तो सुना दें अवाम को, कितना एक्सपेक्ट करें वो अवाम दोस्त बजट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि ये एक सतही तौर पर बातें तो होती रहती हैं हमेशा, ये अवाम दोस्त बजट, अवाम मुखालिफ बजट। जो हुकूमत आती है वो कहती है इससे अच्छा अवाम दोस्त बजट नहीं है। अपोजिशन होती है, उसने कहना होता है कि ये अवाम का दुश्मन बजट है, इसने अवाम को तबाह कर दिया। ये किताबी लफाजी बातें हैं जो चलती रहती हैं। असल आपने देखना होता है कि किसी भी लीडर की जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या है। इमरान खान साहब जब से आए हैं उनकी तमाम प्रायोरिटीज जो हैं वो आम अवाम के लिए। आप उसे अवाम दोस्त के नारे के अंदर रखना चाहते हैं, अवाम का हमदर्द समझना चाहते हैं, अवाम का गमगुसार समझना चाहते हैं, आप उसको जो लफ्ज देना चाहते हैं वो देखें। आप अजाफी पैसा तकरीबन 1100 अरब ऑलरेडी हमारे, जो हमारी 65% पॉपुलेशन देहात में, उसमें सबसे ज्यादा काश्तकार होते हैं, उनको 1100 अरब अजाफी इस दफा पैसा उनके अकाउंट में गया है, उनकी जेबों में गया है। ये प्राइम मिनिस्टर के ही इकदाम थे। तकरीबन 1,70,00,000 घरानों को डायरेक्टली सब जो है वो कैश दिया गया जब कोविड आया। फिर कोविड में तकरीबन आपको पता है कि 35 लाख के करीब जो छोटी सनतें थी उन्हें प्रोटेक्ट किया गया। फिर बड़ी सनतों को कर्जे दिए गए ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। 13% आज आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, तो उसमें भी आपका टेक्सटाइल का सारा वर्कर जो है वो शादमान है, उसको उसकी जिंदगी आसान है, उसको अब इस टाइम रोजगार मिल रहा है, उसकी दिहाड़ी बढ़ी है। अब इस टाइम तकरीबन फैसलाबाद में जो पावर लूम से काम करने वाले लोग हैं उनकी 3 गुना दिहाड़ी बढ़ चुकी है रफली बहुत सारी जगहों पर। इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लोग दिहाड़ीदार हैं उनकी भी दिहाड़ियां बढ़ चुकी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बूम कर रहा है। तो जो बजट होता है वो प्रायोरिटी सेट करता है। और जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बैठा तो सबको ये पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी पिसा हुआ तबका है, आम आवाम है, जिसके लिए इमरान खान लंगर खाना भी बनाता है, जिसके लिए इमरान खान जो है वो खाना भी बनाते हैं, जिसके लिए इमरान खान कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट बढ़े ताकि मिले, उसके लिए इमरान। अच्छा गिल साहब, ये तमाम तर इकदामात जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये स्टेप्स यकीनन खुशाइन हैं और अवाम के जो लेवल ऑफ जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ा भी रहा है। लेकिन जो इदारा शुमारियात की गुज़श्ता हफ्ते की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो गुज़श्ता हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.61 कमी हुई है, आपने भी इसका जिक्र किया, यकीनन खुशाइन बात थी। लेकिन इसके असरात आम आदमी की ज़िंदगी तक कब तक आएंगे? वो शख्स जिसकी तनख्वाह 15,000 माहाना या जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, महंगाई से कब जान छूटेगी उसकी? वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम राबता दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सवाल जो हर आम शख्स की ज़ुबान पर है कि अगर महंगाई में कमी के इक़दामात किए जा रहे हैं तो महंगाई में कमी के समरात आम शख्स की ज़िंदगी में कब तक आएंगे? गिल साहब, दोबारा आपसे सवाल करूंगा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते में 0.61 कमी हुई महंगाई में और यकीनन खुशाइंद इक़दामात भी हैं, लेकिन कब तक ये समरात आम शख्स की ज़िंदगी में आएंगे जिसकी तनख्वाह माहाना 15 से 20 हज़ार है, या दिहाड़ीदार मजदूर कब तक टेंशन फ्री होकर फिर चीज़ें खरीद सकेगा ज़रूरियात ज़िंदगी की? देखिए, 2 बातें हैं। दोबारा जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम हुकूमत वाले अवाम दोस्त कहते हैं, अपोजिशन वाले अवाम का दुश्मन कहते हैं, इसी तरह ये लफाजी मैंने कहा, इसी तरह जो अब आपने सवाल पूछा वो भी एक लफाजी है उसमें बहुत सारी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि कब अवाम की जिंदगी आसान होगी, अवाम तक कब मिलेगा इसका फायदा? अवाम को तो फायदा पहले से मिल रहा है। ये जो सारे फायदे मैंने आपको बताए हैं, ये अवाम के अलावा और किसको मिल रहे हैं? जन्नात को तो नहीं मिल रहे हैं, आम अवाम के लिए सारे। जो 1,70,00,000 खानदानों की मैंने बात की, तो सबसे पिसे हुए अवाम की मैंने बात की। जो 1100 अरब अजाफी काश्तकार को गया वो मैंने आम आदमी की बात की।
इसी तरीके से अगर आज की आप सिर्फ जो रिपोर्ट जिसका आपने अभी जिक्र किया उसमें अगर 17% चिकन की कीमत में कमी आई है इसी रिपोर्ट के मुताबिक जिसका आप हवाला दे रहे हैं, तो आम आवाम के लिए है। केले में अगर 9.80% 80 की कमी आई है तो इसी अवाम के लिए आई है। दाल मूंग में तकरीबन 2% की कमी आई है, इसी अवाम के लिए आई है। आटे में तकरीबन 1% की कमी आई है, इसी अवाम के लिए आई है। चावल में अगर तकरीबन 1% की आई है, इसी अवाम के लिए आई है। जो उसके अलावा जो दूसरी दालें हैं उनमें अगर वो तकरीबन कोई 0.25% कमी आई है तो इसी अवाम का, ठीक है, क्वार्टर% तकरीबन जो कमी आई है वो इसी अवाम के लिए आई है। तो बात ये हुई कि आपके साथ एक मुल्क है इंडिया, पिछले एक महीने में 17 मरतबा 17 टाइम वहां पर जो पेट्रोलियम है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। आपके मुल्क में पिछले 2 से 3 महीने में जब इंटरनेशनल कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर ने वो बोझ कौमी खजाने पे डाला है और कीमतें नहीं बढ़ाई। कौमी खजाने पे कैसे बोझ डालने में वो कामयाब हुए? क्योंकि आज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वहां नहीं है जहां ये चोर छोड़ के गए थे, वो 20 अरब पे नहीं करा। आज हमारी बेहतर सिचुएशन है, आज हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमें रेमिटेंसेज रिकॉर्ड आए हैं, हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उठ गया है, हमारी जो ओवरऑल ट्रैक्टर्स की सेल्स है वो बढ़ गई है, हमारी जो ओवरऑल सेल है मोटरसाइकिल की बढ़ गई है, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं जिनमें एयर कंडीशनर्स हैं, जिनमें रेफ्रिजरेटर्स हैं, जिनमें वॉशिंग मशीन्स हैं, उनकी सेल बढ़ गई है। गिल साहब, तमाम चीजें जब बजट मंजूर करवाने के हवाले से फवाद चौधरी भी आज बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम बआसानी बजट मंजूर करवा लेंगे। अब पीडीएम जाहिर है जो ऐवान से बाहर है वो तो तकसीम है, लेकिन ऐवान के अंदर तो वो दावा करते हैं कि हम इकट्ठे ऑपोजिशन करेंगे, तो इसके बावजूद क्या गवर्नमेंट इजीली बजट अप्रूव करवा लेगी, पास करवा लेगी, कोई मसला नहीं होगा? जो मैं पहली बात मुकम्मल करने जो बता रहा था कि जब हम ये टेलीविजन पे सवाल करते हैं कि इसका आम आवाम को क्या फायदा, ये जो आप बातें कर रहे हैं गिल साहब, रेमिटेंसेस बढ़ गए, एक्सपोर्ट की ग्रोथ हो गई, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कम है, आम आवाम का इससे क्या लेना देना है? टेलीविजन पे बैठ के कहा जाता है। सवाल यही आपसे किया था कि फवाद चौधरी साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि बजट हम इजीली अप्रूव करवा लेंगे, ऑपोजिशन से कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है गवर्नमेंट को? देखिए बात ये है कि जब आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, इन दिनों में ज्यादातर हुकूमती तर्जुमा सवाल बजट के ऊपर होता है और मीडिया अक्सर उन्हें ग्रिल करता है कि आप बजट पूरा दे रहे हैं, आपने ये फलां वादा किया था वो नहीं पूरा कर रहे, आपकी प्रायोरिटीज फलां जगह गलत है, आप फलां लोगों को ज्यादा मुराद दें, गरीब आदमी को ठीक रहे। आप अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ऊपर वो उन सवालात पर क्रिटिसिज्म की बजाय, क्योंकि हमारा ईमानदार है, उसने अच्छे फैसले किए हुए हैं। हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप बजट पास करवा लेंगे या नहीं, तो इंशाल्लाह बजट भी पास करवा लेंगे। एक पॉलिटिकल सिचुएशन होती है हर बजट में, ये पार्लिमानी डेमोक्रेसी का हिस्सा है, कोई ऐसा मसला नहीं, बस बजट आ लेने दीजिए। जैसे और बहुत कुछ पास हो गया और आगे चल गया, ये भी चल जाएगा, इसकी कोई परेशानी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर हुकूमती मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। बजट ही के मामले पर बात करेंगे, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर गिल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जिक्र किया कि जो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक चीज़ों की कीमतों में कमी बेशक 0.61 रिकॉर्ड की गई है, तो ये समरात आम आदमी की ज़िंदगी में ही है। अब समझते हैं कि इस वक्त आम आदमी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मौशी तौर पर बेहतर हो रहा है, जो क्लेम्स गवर्नमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं? देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेजर होता है आपके फीकस आमदनी से। ऑन एवरेज अगर फीकस आमदनी आपकी बढ़ रही है तो ऑन एवरेज आपकी लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रही है। और फीकस आमदनी मेजर किया जाता है योर रियल जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस योर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो मैं अगर 2 साल का एवरेज ले लूँ तो 3.9% ग्रोथ इस साल का है और लास्ट ईयर का नेगेटिव 0.5% है। तो दोनों का अगर आप एवरेज ले लें तो 3.4% होता है, उसको 2 से डिवाइड कर दें तो योर रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इज 1.7%। योर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग बाय ओवर 2%। तो अब आप देख लें कि व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ इज फास्टर देन योर रियल जीडीपी ग्रोथ, व्हाट विल हैपन टू योर रियल पर कैपिटा इनकम एंड योर ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैं आप पे और आपके नाज़रीन पे छोड़ देता हूँ।
अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जानिब से ये क्लेम किया गया और गुज़श्ता कुछ अरसे से ये खुशखबरी सुनाई जा रही है, प्राइम मिनिस्टर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त गुजर गया है और जो मौशी ग्रोथ को प्रेडिक्ट किया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो फिर सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर मौशी ग्रोथ इतनी है अच्छी, रेमिटेंसेस की वजह से है या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से है, तो फिर अशियाए ज़रूरिया आम शख्स की दस्तरस से अभी भी बाहर क्यों नज़र आ रही हैं? इसी का जवाब तो मैंने अभी आपके पहले वाले सवाल में दिया कि जब आपकी इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार जो मेजर किया जाता है रियल जीडीपी ग्रोथ से, अगर वो इंसान जो पैदा हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से अगर वो कम है तो बजाते बाय डेफिनेशन आपका फीकस आमदनी के बढ़ने की स्पीड नेगेटिव हो गई है जी। यही तो मैंने अभी आपको बताया। तो जब आपकी फीकस आमदनी नहीं बढ़ रही है तो लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बेहतर होगी, आवाम की हालात ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी? तो डॉक्टर साहब फिर इस सारी सूरत हाल में ये जो आप भी जिक्र कर रहे हैं, बजट जो जिसकी तरफ देखा जा रहा है, अब सबकी नज़रें हैं, वाकई आप समझते हैं कि फिर कोई रिलीफ होगा या फिर अगेन ट्रेडिशनली वही टैक्स लगेंगे, वही टैक्स पर टैक्स और फिर जो गैर ज़रूरी बोझ आवाम पर है वो लादा जाएगा इस बजट में? देखिए, एक चीज़ तो हकीकत है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये माली साल पिछले माली साल से बेहतर गुजरा है या उस पिछले से बदतर गुजरा है, तो आंसर 100% ये है कि ये माली साल जो अभी ख़त्म हो रहा है 30 जून को, ये पिछले माली साल से बेहतर गुजरा है। अब कितना बेहतर गुजरा है ये एक डिबेटेबल चीज़ हो जाएगी। अपोजिशन वाले कुछ कहेंगे, हुकूमत के लोग कुछ कहेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि हालात बेहतर हैं। मिसाल के तौर पे अगर पिछले साल हमारी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी, यानी कि श्रिंक कर गई थी 0.5%, तो इस मरतबा श्रिंक नहीं किया है, इस मरतबा एक्सपैंड किया है। अब कितना एक्सपैंड किया है? IMF कहता है 1.5% होगा, वर्ल्ड बैंक कहते हैं 1.3 होगा, हुकूमत कहती है 3.9 होगा। तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये नेगेटिव होगा। तो पिछले साल हमारी इकोनॉमी कम हो गई थी, श्रिंक कर गई थी, इस मरतबा एक्सपैंड कर रही है। कितनी एक्सपैंड की है ये डिबेटेबल चीज़ें, इसमें ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगाना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि बजट में बड़े चैलेंजेस होंगे। यस, हमेशा हर हुकूमत को जब बजट बनाती है और एक सियासी हुकूमत हो तो उनको काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ता है। ये हुकूमत को भी काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा दो चीज़ों के हवाले से। एक तो बहुत अरसे तक पिछले 3 साल से लोगों के हालात ज़िंदगी में कोई ज़्यादा बेहतरी नहीं आई है, तो उसको कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि अब इलेक्शन के करीब होते जा रहे हैं। ये चौथा बजट हुकूमत पेश करेगी, तो अगर इस बजट से लोगों के हालात ज़िंदगी बेहतरी नहीं आएगी तो इसके बाद वाला माली साल जो है वो तो आखिरी इलेक्शन ईयर होगा। तो इसमें हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि कोई ऐसा काम किया जाए कि लोगों के हालात जिंदगी में बेहतरी लाई जाए। तो डॉक्टर साहब, बतौर इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं कि वो कौन से ऐसे चले 2 प्रोमिनेंट काम गवर्नमेंट कर सकती है इस बजट में जो आवाम को नजर भी आए और जो हकीकी मानों में इस बजट को आवाम दोस्त भी बना सकें? फिर देखें, एक तो यह है कि आप इंटरेस्ट रेट को कम करें। अभी 7% है, इसको आप दिसंबर 2021 तक में स्टेट बैंक जो है इसे 5% पे लेकर आए, तो उससे ये फ़ायदा होगा हुकूमत को कि बजट में काफ़ी रिसोर्सेज इनको मिल जाएंगे। ये तकरीबन 150-200 बिलियन के करीब हुकूमत के पास इंटरेस्ट पेमेंट में बचत आ जाएगी, तो वो हुकूमत आवाम पे खर्च करे। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो महंगाई है, देखें गरीब आदमी और या ये इवन सरकारी मुलाजिम है, इनकी तनख्वाहों में पिछले 3 साल से इजाफा तो नहीं हुआ ना, लेकिन 3 साल से महंगाई तो है, जिसकी वजह से हमारा जो रियल परचेजिंग पावर है हमारी सैलरी का, जो हमारी आमदनी का, वो तो कम हो गया है। तो इसीलिए, और जो गरीब तबका है वो तो बहुत ज़्यादा पिस गया, तो इसलिए चीखो पुकार बहुत ज़्यादा है। अगर हुकूमत इस माली साल में कोशिश ये करे कि 10-12 ऐसे आइटम हैं जिसमें चीनी है, आटा है, दूध है,
इस किस्म की चीज़ें जो डेली के इस्तेमाल होते हैं, सब्जियां हैं, आलू है, टमाटर है, प्याज है, अगर इसकी कीमतों में कोई कम करने की कोशिश करे और कामयाब हो जाए तो ये एक बड़ा रिलीफ होगा लोगों के लिए। तो अगर मैं वज़ारत ख़ज़ाना में होता तो मैं 12 आइटम करता और मेरे दफ्तर में एक चार्ट में बनाता, हर वीकली चार्ट की कीमतें किधर जा रही हैं और अगर कीमतें नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही हैं। तो ये सारा जो है एफर्ट अगर मैं करूं या वज़ारत ख़ज़ाना करे और इसमें चीज़ों इसकी कीमतों में कमी आए तो मेरे ख्याल में ये गरीब को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा और हुकूमत के लिए भी फायदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस टॉक ज़ाहिर है आप भी मुलाहिजा करते हैं, उनके जो गोल्स सेट उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से किए हैं, आप क्या समझते हैं कि वो रियलिस्टिक गोल्स हैं या फिर अभी जो करंट इंडिकेटर्स हैं उनके मुताबिक वो गोल्स अचीव किए जाएंगे अगले फाइनेंशियल ईयर में भी? देखिए मेरे ख्याल में ये ज़्यादातर सियासी फैसले होते हैं। अगर ये इकोनॉमिक्स के बेस पे फैसले हो तो मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत वक्त को जो है, जैसे मिसाल के तौर पे इस माली साल में कहा जा रहा है कि ग्रोथ के टारगेट हमने 5% रखने हैं जी। मेरे नज़दीक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट होगी गवर्नमेंट को अगले माली साल में। उसकी वजह यह है कि ये जो उन्होंने 5% जो रखा है अगले माली साल का टारगेट, वो इस साल के 3.9% के अगेंस्ट में रखा है। तो मैं ये ग्रांट भी कर लूं कि जो 5% का टारगेट रखा है वो अचीव भी कर लेगी हुकूमत, लेकिन जब उसकी मेजरमेंट होगी ना तो ये जो हुकूमत ये जो 3.9% इस माली साल में है, ये जब नंबर रिवाइज होगा, क्योंकि ये 8 से 9 महीने के इंफॉर्मेशन के बेस पे है, अगर ये 12 महीने की जब पूरे माली साल का जब नंबर आएगा, ये ग्रोथ रेट 5% के करीब होगा। तो अब आप 5% से जब मेजर करेंगे तो वो ग्रोथ रेट जो है वो तकरीबन 3.5% पे आ जाएगा। फिर शोर बचेगा, वो देखे हुकूमत ने तो 5% का टारगेट रखा था, ग्रोथ तो 3.5 आया। वो तो पहले भी हम कहते थे कि वो जाली ग्रोथ है या फला, ये अपोजिशन चढ़ दौड़ेगी हुकूमत के पास में। ये स्ट्रेटजी बहुत गलत है हुकूमत के पास में। ये बार बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस माली साल में बेस इफेक्ट ने बड़ा पॉजिटिव एक स्पिन दिया है हुकूमत को, यही बेस इफेक्ट अगले माली साल में नेगेटिव स्पिन देगा। और तो फिर सोचें कि अब और इलेक्शन के करीब होंगे और उस वक्त अगर ये चीजें आ रही होंगी कि हुकूमत ने पहले भी गलत बातें की थी, अब ये देखिए 5% कहा था, ये तो 3.5% हो गया। ठीक है, वो ये नहीं देखेगा कि इसके पीछे हो क्या रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क की मौशी सूरत हाल पर हमें अपनी माहिराना राय और तजिए से आगाह करें। नाज़रीन, एक और मामला है, कराची में ताजिर बिरादरी की जानिब से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से कोविड SOPs को मद्देनज़र रखते हुए कारोबारी मराकज़, दुकानें, मार्केट्स 6 बजे बंद करने का फैसला किया गया, जिस पर कराची की ताजिर बिरादरी की जानिब से काफ़ी एहतजाज किया गया। और कराची के ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और पीर तक जो उन्होंने हुकूमत की 6 बजे की डेडलाइन मानने का ऐलान किया, उसके बाद उनका अमल क्या होगा, ये तमाम उमूर पर बात करेंगे। ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या मामलात आपके कुछ हल होने की तरफ आए हैं सिंध हुकूमत की तरफ से? जी, मैं समझता हूं कि अगर इखलास दोनों तरफ था तो आज बहुत, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ताजिरों के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया कि जितनी भी बातें ताजिरों ने की, जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि कोरोना की हिफाजती मामलात के तहत जो कुछ भी हुकूमत इक़दाम करती है उसमें ताजिरों की मुशावरत को शामिल होना चाहिए। ये आज नासिर हुसैन शाह ने तस्लीम किया, क्योंकि जब कभी भी एक तरफा फैसले होते हैं इबाम पैदा होता है, मुश्किलात सामने आती हैं और एहतजाज और इंतशार की मीर साहब से रब्ता बहाल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ताजिर बिरादरी की जानिब से सिंध हुकूमत के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। 6 बजे कारोबारी मराकज़ बंद करने को उन्होंने मौशी कत्लेआम भी करार दिया। ताजिर बिरादरी की जानिब से काफ़ी गम गुस्से का इजहार भी किया गया। आज बज़ाहिर मामलात हल होते दिखाई दिए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, यकीन दहानियाँ भी करवाई गई, मुज़ाकरात भी हुए ताजिर बिरादरी के सिंध गवर्नमेंट के साथ, और इन तमाम मुज़ाकरात के नतीजे में ताजिर बिरादरी ने यह फैसला किया है कि सोमवार
तक वो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से दी गई डेडलाइन को फॉलो करेंगे, लेकिन उसके बाद ताजिर बरादरी का लाएमल क्या होगा और क्या सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ताजिर बरादरी को रिलीफ देने के लिए कुछ इकदाम उठाए जाएंगे, ये तमाम तर उमूर अभी एक सवालिया निशान है। कोरोना वायरस की नाज़रीन ये सूरत हाल है और सिंध में बिलखुसूस कराची में भी अभी भी कोरोना वायरस के केसेस में खातिर ख्वाह कमी नहीं आई। इस वजह से सिंध गवर्नमेंट की जानिब से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत भी की जा रही है और इसी ज़मन में ताजिर बरादरी से भी ये अपील की गई थी कि अगर मार्केट्स खोलनी है और अगर औकात कार को 6 बजे से ज़्यादा बढ़ाना है तो फिर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाना तमाम तर ताजरों के लिए और कारोबारी मराकज़ में काम करने वालों के लिए लाजमी करार दिया गया है। इन तमाम तर उमूर पर सिंध हुकूमत के अंदर और ख़ासतौर पर कराची के अंदर ताजिर बरादरी में एक अनरेस्ट दिखने में आया गुज़श्ता कुछ रोज़ से और आज भी ताजिर बरादरी की जानिब से पहले यह फैसला किया गया था कि वो 8 बजे तक कारोबारी मराकज़ खोलेंगे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की यकीन दहानी पर पीर तक उन्होंने डेडलाइन दे दी है। तमाम तर मामलात पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम है अतीक मीर साहब। गुफ्तगू आप हमारे साथ ये कर रहे थे, पीर तक फैसला है 8 बजे तक कारोबारी मराकज़ खोलने या नहीं। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये क्यों किया गया, कहा गया है कि MQM सियासत ना करे, क्या इस मामले में कोई सियासी पस मंजर भी है? देखिए, वो सियासी पस मंजर तो हुकूमत और MQM का हो सकता है, PTI और हुकूमत सिंध का हो सकता है, लेकिन मामला सारा ये है। देखें, 100 बातों की एक बात, जब हमसे कोई मुशावरत नहीं करेगा, हमसे कोई जायज शिकायत नहीं सुनेगा, कोई हमारे मसाइल हल नहीं करेगा, तो फिर हमारी तरफ हर सियासी जमात बढ़ती है और हम उसे वेलकम भी कहते हैं। जिस तरह MQM पाकिस्तान ने हमसे रब्ता किया, PTI ने हमसे रब्ता किया, हमसे फारूक सत्तार ने रब्ता किया, हमसे मुस्तफा कमाल ने रब्ता किया, तो सब लोग हमारी फेवर कर रहे हैं। हो ये रहा है। अब देखें, हम अगर कोई एहतजाज कॉल करें, कोई रैली कॉल करें, तो यकीनन हमारे साथ एक इज्तिहाम होगा। तो हम नहीं चाहते कि हुकूमत और हमारे दरमियान गुफ्तगू बंद हो, मुशावरत के मामला खत्म हो, कम्युनिकेशन। अतीक मीर साहब, अगर सोमवार को आपके मुतालिबात नहीं माने जाते और गवर्नमेंट यही कहती है सिंध गवर्नमेंट के 6 बजे तक कारोबार बंद करना होगा, तो फिर क्या लाएमल होगा आपका? देखिए, हम अपने लोगों को देख रहे हैं कि वो माशी तौर पर खत्म हो, बहुत लोग हैं, बड़ा अच्छा कारोबार, जमीबोस हो गया, अब बड़े मजबूत ताजिर, वो मैं देख रहा हूं कि उनका कारोबार ये जमीन पे आन गिरा। तो ये सारी चीजें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम खुद भी कारोबारी लोग हैं, हम अपने कारोबार को भी जवाल पजीर होते हुए देख रहे हैं। तो एक हवाइयां उड़ रही है ताजिरों की, हवास बाख्ता है। ऐसे में जब भूख सामने रक्स करती हुई नजर आएगी, बहुत सारे डेली वेजेस के लोग, बहुत से मजदूर, तो फिर जाहिर है कि इंतशार होगा। हमारे लिए फिर कोई रास्ता नहीं है कि या हमें हमारे खराजात हुकूमत दे या फिर हमें कारोबार कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और ताजिर बरादरी के मौक़िफ़ से मैं आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।